हेलो बच्चों, let us first read the question. Explain why it is easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same speed. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों टेनिस बॉल को स्टॉप करना ज़्यादा इजी होता है क्रिकेट बॉल से जो कि सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हो। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ होने वाला की कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमें पता है बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप सबने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F is force, M is mass and A is acceleration. अब यहाँ पे जो दोनों ही बॉल्स हैं इनिशियल स्पीड में जो चल रही हैं, दोनों ही बॉल्स के लिए इनिशियल स्पीड क्या है? v। लेट्स से कि उसके लिए v है क्योंकि दोनों ही बॉल्स सेम इनिशियल स्पीड के साथ चल रहे हैं। मान लेते हैं कि वो इनिशियल स्पीड क्या है? v1, ठीक है। और फाइनल स्पीड क्या होगी? हम दोनों ही बॉल्स को रोकना चाहते हैं, तो फाइनल स्पीड क्या होगी दोनों ही बॉल्स के लिए? दोनों ही बॉल्स के लिए फाइनल स्पीड होगी से v2 विच इज इक्वल टू 0 क्योंकि हम उसको रोकना चाहते हैं। और फाइनल स्पीड होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड होगी v1। लेट्स से इनको रोकने में टाइम कुछ लगेगा t। तो अगर ये है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? v2 माइनस v1 बाय t। हमें पता है एक्सेलरेशन जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि दोनों ही बॉल्स के लिए जो वेलोसिटी होगी वो भी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी सेम होगी क्योंकि v2 दोनों के लिए सेम है और v1 दोनों के लिए सेम ही है। तो एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों बॉल्स के लिए, तो इसका मतलब है जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? अब जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। जिसका मास ज़्यादा उसका ही फोर्स ज़्यादा। अब हमें पता है मास ऑफ क्रिकेट बॉल ज़्यादा होता है मास ऑफ टेनिस बॉल से। तो इस रीज़न से क्या हम बोल सकते हैं कि फोर्स रोकने में जो लगेगी वो क्रिकेट के लिए ज़्यादा लगेगी, क्रिकेट बॉल के लिए ज़्यादा लगेगी किससे? टेनिस बॉल से। सो इस वजह से ईजियर होता है कि टेनिस बॉल को रोकना क्रिकेट बॉल से। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।